हाय गाइस, दिस इज प्रभांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 7 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठा था। वे प्रेरणा पर चर्चा कर रहे थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोल रहा था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं, उस महिला ने कहा। मैंने उसकी कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उनकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। कौन सी चीज आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मैंने पूछा। मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी हां, बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति से अपना सिर हिलाया। इसमें गलती क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशनल में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूं, उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्समैन का अध्ययन क्यों करूं? वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या उसमें उलझन क्या है? क्या एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ था, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं, यह सही नहीं है।
उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह बाहर तेजी से निकल गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ी आ गई। मैं एक गैरेज गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ चंद मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कमा रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यवसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा घर में बरसना चालू हो जाता है। इस व्यवसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर है। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने मुझे सुझाया कि मैं शीर्षक बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रति ही बिकेंगी और एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यह है कि दोनों ही मुफ्त पाने की आशा करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। और मैं शिक्षा का समर्थक हूं, शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूं, अन्यथा मैं अपने पुरातन पंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना कि जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था। इसलिए सिर्फ इसे क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिक्री या बहुत बिकी। अमीर डैडी की सलाह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशंस यही करते हैं, वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी की तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ नहीं होते, वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए एक डिपार्टमेंट से या उस डिपार्टमेंट का काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ जाती है और वे यह भी नहीं समझ जाते कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था, आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूंकि लोग ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने की बजाय इस कंपनी से बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे, तो क्यों ना कमाने की बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको फायदा ही होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता दक्षता सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशलता लाना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो,
पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल जैसे सीखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूं या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूं। जैसे ही मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतना ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया था तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने की बजाय ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूं कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के सबसे समर्थक बने। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन से उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमें ज्यादा स्मार्ट बनाए। वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञता का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही ज्यादा आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती है, मैं हर किसी को वही सलाह चाहूंगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने से कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें। चाहे वे कुछ भी ना कमाए परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले, मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें एक अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थी होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देन की सिद्धांत का पालन किया। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही ज्यादा उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत सा पैसा दान दिया करते थे। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया, अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना चाहिए। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे कि जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा तो मैं उसे दान दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते थे
और पैसे की सबसे महत्वपूर्ण नियम भूल गए। दो और आपको ज्यादा मिलेगा। इसकी बजाय वे यह मानते थे लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल को प्रेम करता है, जबकि मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं। अध्याय समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।